बात करेंगे फ़लस्तीनी भाइयों के हवाले से। उनसे यकजहती का इजहार किया जा रहा है आज, और ये इजहार ज़रूरी है। कई अशरों से इसराइल की जारहत का शिकार फ़लस्तीनी आज भी इसराइल की वजह से अपने ही मुल्क में, अपनी ही जगह पर कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज इजहार यकजहती मनाया जा रहा है, फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है, लेकिन अगेन 29 नवंबर गुजर जाएगा, आज का दिन गुजर जाएगा, लेकिन जो हमारे भाइयों पे जुल्म होता है, जो उनकी जगह पर यानी उनके मुल्क में रहते हुए उन्हें कैदी बना दिया जाता है, उनको जुल्म का शिकार उन्हें बनाया जाता है, इसमें कमी कब आएगी? हम कब देखेंगे कि ये रुक गया है और फ़लस्तीनी भाइयों ने सुकून का सांस लिया है? इसमें कमी उसी तरह आएगी जिस तरह आपने देख लिया कतर में फुटबॉल मैच के दौरान, और उसके बाद कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। एक तरफ तो इब्राहिम अकॉर्ड के तहत सफारत खाने खुल रहे हैं, सफारती ताल्लुकात बन रहे हैं, और दूसरी तरफ खल्के खुदा जो नारे लगा रही है वो आपने अपने इंट्रो में ही बता दिया। लेकिन इसके दो पहलू हैं, एक तो इसका जो पॉलिटिकल पहलू है और दूसरा इसका लीगल पहलू है। मैं दोनों पर कुछ चंद मिनटों में आपको बयान कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इंतहाई अहम दिन है, इसलिए कि इसमें फ़लस्तीन के बारे में जो यकजहती की जाती है उसका जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है, जो रेजोल्यूशन 32 नंबर 32 है, 32/40, उसके तहत इसको जनरल असेंबली ने जब ये रेजोल्यूशन 77 में पास किया था, तो उसके बाद इस यौम यकजहती को मनाया जाता है, और मनाया जाता है ग्लोबल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस का, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, जो कि अपने फ्रेमवर्क में रहते हुए मीडिया प्रोग्राम के तहत एजुकेट भी करता है, सपोर्ट भी करता है, ताकि पीसफुल स्ट्रगल को सपोर्ट किया जाए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, महवर है ये। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि हम यकीनन असर हाजिर की तो बात करें। बहुत सारे जिसको आप सो कॉल्ड लिबरल्स कह लें, वो ये कहते नज़र आते हैं कि जी ये जो उफ्ताद आन पड़ी है फ़लस्तीनियों पे, खुदा न खास्ता उनके अपने ही नाकर्दा गुनाहों की सज़ा है। जब उनको बसाया जा रहा था वर्ल्ड वॉर के बाद इसराइलीज़ को यहाँ पे, तो उन्होंने ख़ुद अपनी ज़मीनें बेची, ख़ुद इनको वेलकम किया। आज अगर उन्होंने कब्ज़ा कर ले तो आह बुका क्यों? इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब? इसमें सच्चाई तो मैं समझता हूँ 1% भी बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको। जो ज़मीनें बेची गई वो तो बहुत थोड़ी सी थी, और ज़मीनें बेचने का मतलब ये तो नहीं है कि कोई हुकूमत वहाँ बना ले और काबिज हो जाए उस पूरी कौम पर। लेकिन जो ज़मीनें भी बेची गई, अगर इस तस्वर के बारे में बात कर लिया जाए तो उसका क्या कहेंगे कि उसके बाद जबरदस्ती एक सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1947 में पास करके और वहाँ एक मुल्क बना दिया गया, और इस फलस्तीनियों की बस्ती पर बनाया गया। चलिए, वहां तक भी फलस्तीनियों ने बर्दाश्त कर लिया। जब वहां तक भी बर्दाश्त कर लिया तो उसके बाद क्या खेल हुआ कि 67 में जो है वो 1/4 मजीद कब्जा कर लिया इजराइल ने अपने एग्रेशन से 1967 में। उसके बाद दोबारा उन्होंने हमला किया और दोबारा कब्जा कर लिया। तो पहले शुरू में तो जो उनका एरिया है वो तो 1/4 था जब उन्होंने मुल्क बनाया था, और उसके बाद, और ये बात तो चलिए अगर किया जाए अगर, तो ये तो 1917 से बात शुरू हो जाएगी। 6% जू वहाँ आबाद थे, रहते थे। 1947 में 33% हो गए, और उसके बाद इस 9 मिलियन की जू की आबादी वहाँ जो यहूदियों की आबादी बसा दी गई। मतलब वहाँ तो मैंने जैसा कि बताया कि 1 मिलियन भी नहीं थे पूरे। उसके बाद 1947 में एक सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास किया गया 181, और उस 181 के रेजोल्यूशन के बाद सडनली 55% फलस्तीनी उस पे जमीन पर कब्जा कर लिया गया, और कहाँ 10% में ही था, कहाँ 55% कर लिया। अब मेरे पास उसके बाद जब ओस्लो अकॉर्ड हुआ तो उन्होंने कहा कि जी एरिया जो है वो हमारा तकरीबन 18% वो रहेगा इजराइल के पास। फिर उसके बाद एक और उन्होंने वो किया कि बी एरिया बना के 42% और कब्जा कर लिया।
फिर फलस्तीनियों का सी एरिया बना के 60% कर लिया। तो ये तो दलील बनती नहीं है ना, जो आपने अभी बताया और लोगों की जो क्यास आ रही है, ये बनती नहीं है किसी लिहाज। देखना ये है कि इस वक्त मरवजा इंटरनेशनल कानून के तहत देखें जो फलस्तीन में हो रहा है उसके पैरेलल कश्मीर में भी हो रहा है। तो हमें तो इसका अगर हम अहाता करें तो ये हमें सामने नजर आएगा कि 70,000 इलीगल जो है सेटलमेंट शुरू में ही हो गई वहाँ फलस्तीन में, और बतदरीज बस्तियां बसाई जा रही हैं, क्योंकि एन जेनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 के बिल्कुल बरखिलाफ है। और उसी तरीके से आगे अगर देखें तो उसमें ट्रांसफरिंग ऑफ पॉपुलेशन जिस तरह कश्मीर में भी हो रहा है, जो आप इजराइल की पूरी दुनिया से लाके और पॉपुलेशन उस एक्युपाइड टेरिटरी में, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने जिसको एक्युपाइड टेरिटरी डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें बसाया जाए, तो उसका उस ट्रांसफरिंग को एक और कानून उस पे लगता है, और वो कानून वो इंटरनेशनल कानून है जिसके तहत आर्टिकल 20 डॉक्टर साहब कता कलामी की माजरत, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होना, इंसानी हुकूक की पामाली होना, तो ये जो आलमी तंजीमें बनी हुई हैं, आलमी बरादरी बनी हुई है जो कहती हैं कि जी हम जो है अमन के दाएं हैं, क्या उन्हें भारत की बेहिसी, क्या उन्हें इसराइल की बेहिसी नजर नहीं आती, या फिर हम ये समझे कि एक स्ट्रॉन्ग लॉबी काम करती है इसराइल के पीछे भी और भारत के पीछे भी, जो उन्हें बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है? देखिए, ये बेहिसी जो है वो इसलिए आई हुई है पूरी दुनिया में कि दुनिया के ताकतवर ममालिक उनका इजराइल की तरफ न सिर्फ झुकाव है बल्कि इजराइल के साथ उनका बहुत बड़ा लगाव भी है, और भी उन्होंने उनके अज़ाइम बड़े इसमें ऐसे हैं कि वो अगर इसको कनेक्ट किया जाए तो 1897 में जब एक पहली मीटिंग हुई थी जूस की, उसमें स्विट्जरलैंड में, तो उन्होंने डिसाइड किया था ग्रेटर इजराइल के बारे में एक कॉन्सेप्ट बना था। तो अगर हम बात जाएगी तो कभी बड़ा प्रोग्राम हो तो उस पर कर लीजिएगा, ये क्योंकि बहुत कम डिस्कस किया जाता है। तो ये मामला वहां तक, तो जो बड़े ममालिक हैं, बड़े ममालिक का इंटरेस्ट इजराइल के साथ और इजराइल के साथ पैक्ट जो हुए में है, इसलिए वो मुसलसल इजराइल को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसलमानाने मिल्लत है उनको 2-3 जो जंगें हुई इजराइल के साथ, उसके बाद उन्होंने इजिप्ट को भी अपने साइड पे कर लिया मार मार के, और जॉर्डन को भी कर लिया मार मार के, फलस्तीनियों को भी अब तक बताइए वो सिर्फ डटे हुए हैं फलस्तीन, और उनको कानून इजाजत देता है, जनरल असेंबली का ही रेजोल्यूशन है 2649, उसके तहत स्ट्रगल वो कर सकते हैं, आर्म्ड स्ट्रगल कर सकते हैं, कश्मीरी भी कर सकते हैं। लेकिन उसका बेहिसी क्यों है? इसलिए है कि दुनिया में जब सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है तो इस किस्म के रेजोल्यूशंस को वहां वीटो कर दिया जाता है, और वीटो कौन करता है? वो ममालिक जो इजराइल के साथ हैंड्स एंड ग्लव्स हैं, इसलिए वो वीटो हो जाता है। तो ये उसका टेक्निकल रीजन है कि जिसके तहत ये मामला अभी तक नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो जुल्म बर्बरियत, जुल्म तादी चल रही है फलस्तीन में या कश्मीर में भी, बहरहाल खल्के खुदा और पूरी दुनिया की अवाम इसको देख रही है, जैसे आपने इस स्टेडियम में देखा, और वो ह्यूमन राइट्स की जहाँ वायलेशन हो रही है उस पर आवाजें मुख्तलिफ दुनिया की मुख्तलिफ कंट्री से उठ रही हैं। सही। और ये जो जुल्म है, इसके लिए ये कहा जाता है कि जुल्म तादी जबरों से तम शाही आकाई कितने दिन, और जो अपनी जड़ छोड़ चुकी गिरना है उन दीवारों को। ये सिलसिला कहीं ना कहीं चल के बिल्कुल ऐसा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह हमारे जो ये भाई हैं फलस्तीनी, यकीनन इनके लिए भी एक ऐसा दिन आएगा कि ये सुकून का सांस लेंगे, आज़ादी की फ़ज़ा में जी सकेंगे। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आज फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती का दिन मनाने का मकसद ये है कि एटलीस्ट हम किसी तौर पर उनके दुख को, उनके दर्द को समझें और किसी ना किसी तरीके से आवाज़ उठाएं।